हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल यस केमिस्ट्री। अव्यय आप सक्सेस ये अध्याय 13 का न्यूक्लियस का है, जी हाँ नाभिक का। लेकिन हम लोग नाभिक के बारे में उतना आपका डिटेल में एग्जाम में नहीं आएगा, जो एग्जाम में आएगा उसी से लेके आए हम आपको, और बहुत ही अच्छी तरीके से, बेहद ही अच्छी तरीके से आप लोग समझेंगे सबसे सरल भाषा में। रेडिएक्टिवता, इसकी आपको PDF आपको नोट्स भी मिल जाएगी, बिल्कुल भी आप टेंशन मत लीजिएगा। जिस दिन आपका ये चैप्टर खत्म होगा उस दिन मैं आपको नोट्स वीडियो बना के उसके डिस्क्रिप्शन में डाल के आपको प्रोवाइड कर दूंगा। ऐसा सभी का मैं अब करूंगा, ठीक है ना, बिल्कुल फ्री में, नो चार्ज। तो यहाँ पे रेडिएक्टिवता क्या होता है, जो कि हमारा अध्याय 13 है, फिजिक्स के क्लास 12th का NCERT का हिंदी में 13 चैप्टर है हमारा। न्यूक्लियस, नाभिक क्या होता है, तो उतना डिटेल में नहीं आता, लेकिन रेडिएक्टिवता से बहुत सारे प्रश्न आपके एग्जाम में बनते हैं, जैसे कि पूछ लेता है इसके बारे में, साथ ही इसके मेरे प्यारे बच्चों प्रश्न पूछ लेते हैं, ठीक है। तो हम इसी से रिलेटेड जानेंगे। तो रेडिएक्टिवता क्या होता है, रेडिएक्टिविटी क्या होती है। तो रेडिएक्टिवता क्या होता है, सक्रिय वैदिक किरणें के निकालने के गुण को रेडिएक्टिवता कहते हैं। तो सक्रिय वैदिक किरणें के निकालने के गुण को रेडिएक्टिवता कहते हैं। अथवा में वे पदार्थ जो अपने अंदर से अल्फा बीटा गामा किरणें निकालते रहते हैं उसे रेडिएक्टिवता कहते हैं। वे पदार्थ जो अपने अंदर से क्या निकालते रहे, अल्फा बीटा गामा किरणें निकालते रहते हैं उसे रेडिएक्टिवता कहते हैं। या फिर क्या होता है, प्रकृति में उपस्थित भारी तत्वों के अस्थायी नाभिक स्वतः ही अपने अंदर से अल्फा बीटा गामा किरणों का उत्सर्जन करते रहते हैं, जिसे हम रेडिएक्टिवता कहते हैं। जैसे कि मान लीजिए जो हमारे प्रकृति में उपस्थित भारी तत्वों के अस्थायी नाभिक होते हैं वो स्वतः ही अपने अंदर से क्या करते हैं मेरे प्यारे बच्चों, अल्फा हो गया, बीटा हो गया, गामा हो गया, ऐसी किरणें स्वतः ही निकालते रहते हैं, जिसे क्या कहते हैं, रेडिएक्टिवता कहते हैं। तथा ऐसे किरणों को रेडिएक्टिव किरण कहते हैं। तो जो मैटर इस अल्फा बीटा गामा किरणों को निकाल रहे हैं उसे हम रेडिएक्टिवता कहेंगे। लेकिन जो किरणें निकल रही हैं इन किरणों को रेडिएक्टिव किरण कहा जाता है। रेडिएक्टिव तत्वों में N/P का अनुपात जो होता है 1.5 से क्या होता है, अधिक होता है। हमेशा जो रेडिएक्टिव एलिमेंट होते हैं उसमें जो न्यूट्रॉनों और प्रोटॉनों का मान होता है, N/P का मान होता है 1.5 से क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, अधिक होता है। रेडियोएक्टिव विघटन की दर जो होती है हमेशा नियत रहेगी। रेडियोएक्टिव विघटन की दर हमेशा क्या होती है, नियत होती है। रेडियोएक्टिव तत्वों पर ताप दाब सांद्रण का कोई भी प्रभाव बिल्कुल भी नहीं पड़ता है। तो ध्यान दीजिएगा, कोई भी रेडियोएक्टिव तत्व रहेगा इस पर ताप दाब सांद्रण का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। रेडियोएक्टिव पदार्थ अपने अंदर से अल्फा बीटा गामा किरणें निकालते रहते हैं। जो रेडियोएक्टिव पदार्थ होते हैं वह स्वतः ही अपने अंदर से इन सभी यानी कि अल्फा बीटा गामा किरणों का क्या करते रहते हैं, उत्सर्जन करते रहते हैं, याद रखिएगा। अब आ जाता है हमारा डिस्कवरी ऑफ रेडिएक्टिविटी, यानी कि रेडिएक्टिवता की खोज होती क्या है। तो रेडिएक्टिवता की खोज क्या होती है, रेडिएक्टिवता की खोज एक आकस्मिक घटना की देन है। रेडिएक्टिवता की जो खोज है यह एक आकस्मिक घटना की देन है। सन 1896 ईस्वी में फ्रेंच के वैज्ञानिक हेनरी बेकुरल ने फोटोग्राफी प्लेट को काले कागज में लपेटकर यूरेनियम के खनिज पिच ब्लेड जो कि हमारा U3O8 था, यूरेनियम के खनिज पोटेशियम यूरेनियम सल्फेट के पास रख दिया था। तो हमारी डिस्कवरी ऑफ रेडिएक्टिविटी क्या होती है, रेडिएक्टिवता की खोज। तो रेडियोएक्टिवता की खोज एक आकस्मिक घटना की देन है। सन 1896 ईस्वी में फ्रेंच के वैज्ञानिक हेनरी बेकुरल ने फोटोग्राफी प्लेट को काले कागज में लपेटकर यूरेनियम के खनिज किसके पास रख दिया, पोटेशियम यूरेनियम सल्फेट के पास उन्होंने रख दिया। रखने के बाद कुछ समय बाद देखा कि जो फोटोग्राफी प्लेट थी वो काली पड़ गई। क्या पड़ गई, काली पड़ गई। तब बेकुरल ने यह अनुमान लगाया कि जो यूरेनियम परमाणु होता है प्रकृति में स्वतः ही विघटित होते रहे, स्वतः ही क्या होते रहते, विघटित, यानी कि अल्फा बीटा गामा किरणें निकालते रहते हैं, जिससे अल्फा बीटा गामा किरणें निकालते रहते हैं जिन्हें बेकुरल किरणें नाम दिया गया। तो उन्होंने क्या किया था कि देखा कि जो अल्फा बीटा गामा किरणें निकालते रहते हैं स्वतः विघटन के स्वरूप, इसीलिए उन्हें हम बेकुरल किरणें नाम दे दिए। अगर बात करें रेडिएक्टिवता, तो रेडिएक्टिवता के अध्ययन में सर्वाधिक योगदान क्यूरी परिवार का रहा है। जो रेडिएक्टिवता की जो अध्ययन सबसे ज़्यादा किए थे वो किसने किया था, तो क्यूरी परिवार का रहा है। किसमें, रेडिएक्टिवता के अध्ययन में किसका सर्वाधिक योगदान किसका रहा है, क्यूरी परिवार का रहा है।
मैडम क्यूरी एवं उनके पति पियरे क्यूरी ने यूरेनियम से एक नए तत्व रेडियम की खोज की थी। मैडम क्यूरी और उनके पति क्या थे हमारे, पियरे क्यूरी ने यूरेनियम से एक नए तत्व रेडियम की खोज की थी, जो यूरेनियम की तुलना में लगभग के 30 लाख गुना अत्यधिक सक्रिय होता है। तो मैडम क्यूरी एवं उनके पति पियरे क्यूरी ने यूरेनियम से एक नए तत्व किसकी खोज की थी, रेडियम की खोज की, जो यूरेनियम की तुलना में लगभग 30 लाख गुना अत्यधिक सक्रिय होता है। फिर हमारा क्या है, यूरेनियम के खनिज पिच ब्लेड U3O8 से 1 टन की मात्रा में 0.15 ग्राम रेडियम पृथक किया था। फिर यूरेनियम के खनिज क्या था हमारा, पिच ब्लेड U3O8 की 1 टन की मात्रा से 0.15 ग्राम रेडियम पृथक किया था। फिर उसके बाद क्या हुआ, तो उसके बाद मैडम क्यूरी यूरेनियम से थोरियम, पोलोनियम एवं प्रोटोक्टीनियम आदि रेडिक तत्वों की खोज की थी। परमाणु क्रमांक 83 बिस्मुथ 209 के बाद जितने भी रेडिएक्टिव होते हैं वो हमारे जितने भी तत्व होते हैं वो रेडिएक्टिव पदार्थ होते हैं। तो परमाणु क्रमांक 83 बिस्मुथ 209 किसके, परमाणु क्रमांक 83 बिस्मुथ 209 के बाद के जितने भी तत्व होते हैं वो रेडिएक्टिव पदार्थ होते हैं। प्रकृति में रेडिएक्टिव पदार्थ निम्नलिखित हैं। प्रकृति में अगर बात करें रेडिएक्टिव पदार्थ निम्नलिखित हैं, जैसे हमारे क्या है, यूरेनियम है, पोलोनियम है, थोरियम है, नेपच्यूनियम है। तो प्रकृति में रेडिएक्टिव पदार्थ निम्नलिखित हैं, जैसे यूरेनियम है, पोलोनियम है, थोरियम है, नेपच्यूनियम इत्यादि हमारे प्रकृति में रेडिएक्टिव तत्व पदार्थ उपस्थित हैं। तो रेडिएक्टिव तत्व पदार्थ कहाँ से होते हैं, तो 83 बिस्मुथ 209 के बाद जितने भी होते हैं वो सभी रेडिएक्टिव हमारे पदार्थ होते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे मेरे प्यारे बच्चों, नेचर ऑफ रेडिएक्टिविटी। तो रदरफोर्ड तथा बैलार्ड नामक वैज्ञानिक ने रेडिएक्टिवता तत्वों की प्रकृति का अध्ययन किया था। जो रदरफोर्ड तथा बैलार्ड नामक 2 वैज्ञानिकों ने मिलकर क्या किया था, रेडियोएक्टिव तत्वों के प्रकृति का अध्ययन किया। इन्होंने विद्युत क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र के आधार पर 3 नाम दिए, अल्फा, बीटा, गामा। तो रदरफोर्ड तथा बैलार्ड नामक, अब हम नेचर ऑफ रेडिएक्टिविटी जानेंगे ना। तो रदरफोर्ड थे और कौन था, बैलार्ड, 2 वैज्ञानिक थे जिन्होंने रेडिएक्टिव तत्वों के प्रकृति का अध्ययन किया था। इन्होंने विद्युत क्षेत्र एवं चुंबकीय क्षेत्र के आधार पर 3 नाम दिए थे, अल्फा दिए थे, बीटा दिए थे और क्या दिए थे मेरे प्यारे बच्चों, गामा दिए थे। यहाँ पे देख सकते हैं, ये है हमारा एक फोटो, मतलब कि फोटोग्राफी प्लेट लिया था। तो इसमें क्या किया था, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे एक पात्र लिया था, पात्र जिसको बोलते हैं लीड ब्लैक ना, रखने के बाद इसमें क्या किया था, रेडिएक्टिव सबस्टेंस, रेडिएक्टिव पदार्थ को यहाँ पे बीच में रख दिया था। अब क्या होता है कि इसमें क्या था, जो गामा किरण तो सीधी निकल गई, जिसे हम गामा किरण कहते हैं। बीटा किरण धन प्लेट की ओर मुड़ गई। धन प्लेट की ओर क्यों मिली, क्योंकि बीटा किरण ऋणावेशित होती हैं, इसीलिए हमारी धन प्लेट की ओर मुड़ गई। गामा किरण क्या थी, ये हमारी धनावेशित थी, इसलिए हमारी किधर, ऋण प्लेट की ओर मुड़ गई। बीटा किरण ऋणावेशित धन प्लेट की ओर, गामा किरण धनावेशित ऋण प्लेट की ओर। तो अगर बात करें हम यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट है भाई, कि विद्युत क्षेत्र में एनोड की ओर मुड़ने वाली बीटा किरणें तथा कैथोड की ओर मुड़ने वाली अल्फा किरणें एवं गामा किरणें आवेश तथा द्रव्यमानहीन होने के कारण सीधे निकल जाती है। तो जो विद्युत क्षेत्र में एनोड की ओर मुड़ने वाली क्या है, बीटा किरणें तथा कैथोड की ओर मुड़ने वाली अल्फा किरणें एवं जो गामा किरण होती है, इस पर कोई ना आवेश पाया जाता है, न ही इस पर कोई द्रव्यमानहीन होती है, इसीलिए किधर निकल जाती है मेरे प्यारे बच्चों, सीधे ही निकल जाती हैं। अब मेरे प्यारे बच्चों है नेचर ऑफ अल्फा, बीटा एंड गामा रेस, यानी कि अल्फा, बीटा, गामा किरणों की प्रकृति। तो नेचर ऑफ अल्फा रेस की बात करें तो अल्फा किरणें धनावेशित कणों से मिलकर बनी होती हैं। इन किरणों को अल्फा कण कहते हैं। जो अल्फा किरणें होती है किससे बनी होती हैं, धनावेशित कणों से मिलकर बनी होती हैं। इन किरणों को अल्फा कण कहते हैं। हीलियम जो होता है अल्फा कण, हीलियम परमाणु के नाभिक होते हैं। अल्फा किसके परमाणु के नाभिक होते हैं मेरे प्यारे बच्चों, तो याद रखिएगा जो हमारे अल्फा कण होते हैं वो किसके नाभिक होते हैं, वो हमारे हीलियम परमाणु के ही नाभिक होते हैं। कौन होते हैं, तो हमारा अल्फा किरणें। अल्फा किरण को अल्फा या फिर 2Hi4 से प्रदर्शित करते हैं। अल्फा किरण को किससे प्रदर्शित करते हैं, तो अल्फा किरण को अल्फा या 2Hi4 से प्रदर्शित किया जाता है।
अल्फा कण पर 2 इकाई धनावेश होता है। अल्फा कण पर क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, तो 2 इकाई धनावेश होता है एवं इनकी द्रव्यमान संख्या 4 AMU होता है। तो अल्फा कण पर 2 इकाई धनावेश होता है। अल्फा कण पर क्या होता है, 2 इकाई धनावेश होता है तथा इनकी द्रव्यमान संख्या 4 होती है। अल्फा किरणें चुंबकीय क्षेत्र में उत्तरी ध्रुव की ओर मुड़ जाती हैं। अल्फा किरण क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र में हमारी किसकी ओर घूम जाती है, तो ये हमारी घूम जाती है उत्तरी ध्रुव की ओर मुड़ जाती है। अब हम जानेंगे इसमें मेरे प्यारे बच्चों नेचर ऑफ बीटा रेज। तो बीटा किरणों की प्रकृति क्या होती है, तो बीटा किरणें ऋणावेशित कणों से मिलकर बनी होती हैं। इन किरणों को बीटा कण कहते हैं। बीटा कण को बीटा -1b0 E -1E0 से प्रदर्शित करते हैं। तो बीटा कण को किससे प्रदर्शित करते हैं, बीटा या फिर -1 बीटा नॉट या फिर E या फिर -1E0 से प्रदर्शित किया जाता है। बीटा कण पर इकाई ऋण आवेश होता है। बीटा कण पर क्या होता है, तो हमेशा याद रखिएगा बीटा कण पर इकाई ऋण आवेश होता है। अब लास्ट में आता है मेरे प्यारे बच्चों नेचर ऑफ गामा रेस। तो नेचर ऑफ यानी कि गामा किरणों की प्रकृति। तो गामा किरण प्रकाश के समान विद्युत चुम्बकीय तरंगे होती हैं। ये आवेश तथा द्रव्यमानहीन होने के कारण होती हैं, इसलिए सीधे निकल जाती है। तो जो हमारी गामा रेज होती हैं इस पे हमारी कोई भी हमारी क्या होती है, ये चुंबकीय तरंग नहीं होती और आवेश तथा द्रव्यमानहीन होने के कारण सीधे निकल जाती है, जिसे हम गामा रेज कहते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों हमारा पार्ट नंबर 1 है अध्याय 3 का। पार्ट नंबर 2, 3, 4 करके आपको पूरे ऐसे ही हम आपको प्रोवाइड कर देंगे, आप नोट कर लीजिएगा। ओके दोस्तों।